नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की बदली हुई रणनीति का और बदली हुई एक तरह से जो राहुल गांधी के जो परसेप्शन में जो बदलाव आया है। विशेष रूप से हम चर्चा कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से लगातार जिस प्रकार की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है उसको अगर हम गौर से देखें और समझने का प्रयास करें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक फैसला कर चुकी है कि अब अगर कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी के समक्ष अगर एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के बराबरी में अगर पेश करना है तो कांग्रेस पार्टी को कुछ बड़े फैसले करने होंगे। और बड़ा फैसला का मतलब यही होता है कि बड़ा आधार विकसित करना और बड़ा एक तरह से जिससे कि बड़ी संख्या में सीटें चुनाव में जीत कर आ सके कांग्रेस पार्टी। तो स्वाभाविक है जब बड़ा आधार विकसित करने की बात होगी, बड़े नंबर में सीटें जीत कर आने की बात होगी तो फिर बड़े संख्या में सीटें लड़नी भी पड़ेगी। आप इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते कि कांग्रेस पार्टी जब 200 लोकसभा सीट पे चुनाव ही लड़ेगी तो वो 200 सीट जीत कर आए, इस बात में तो संभव नहीं है। तो इसीलिए अगर कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में 150 सीटों का आंकड़ा पार करना चाहती है, क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी मिनिमम कम से कम 150 से 200 सीट का आंकड़ा पार नहीं करेगी तब तक राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना नहीं है। इस बात में तो कहीं कोई दो मत नहीं है कि एक ही स्थिति में बीजेपी और नरेंद्र मोदी चुनाव माने सफल नहीं होंगे मुख्य प्रधानमंत्री बनने में। जब कांग्रेस 150 सीटों का आंकड़ा पार करेगी तभी बीजेपी जो है लगभग 250 से नीचे आ सकती है। इसके अलावा कोई संभावना ऐसी नहीं बनती जिससे कि बीजेपी का आंकड़ा 250 के नीचे हो। और जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक आप राहुल गांधी को ना तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं ना नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से उतार सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी कहां सीटों का विस्तार करे। अगर हम एक तरफ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हम गौर से देखें तो सबसे बड़ी जो स्कोप बचता कहाँ है, ये देखिए केरल। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बड़े राज्यों से। छोटे राज्यों की चर्चा कभी अन्य एक साथ भी कर ले सकते हैं, लेकिन बड़े राज्यों में देखिए केरल में लगभग कांग्रेस अपने जो उसकी सफलता हो सकती है उसका क्लाइमैक्स पर है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट पे है। कांग्रेस अब उससे बेहतर वहां नहीं कर सकती, वहां बीजेपी है भी नहीं। वहां मुकाबला अगर मान लीजिए कांग्रेस कल को सीटें घटती भी है तो बढ़ेगी किसकी? बढ़ेगी सीटें सीपीएम की। तो सीपीएम तो कांग्रेस को केंद्रीय राजनीति में समर्थन देने को तैयार हो जाएगी। तो इसीलिए केरल को हम इस बहस से बाहर करते हैं। अब आ जाइए तमिलनाडु में भी केरल वाली ही स्थिति है। केरल वाली स्थिति मतलब कि वहां भी बीजेपी कमजोर है, मतलब बीजेपी से कांग्रेस का मुकाबला नहीं है। वहां कांग्रेस लड़े या डीएमके लड़े, बात बराबर होगा। हाँ, थोड़ा सा अंतर ये होगा, तो वो अंतर जो भी होगा तो कांग्रेस वहां भी अभी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे है। मतलब डीएमके के साथ गठबंधन करके जितनी अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस जीत सकती है वो लगभग जीत चुकी है। इस बार भी है उतने सांसद उनके, ठीक है, क्योंकि एआईएडीएमके लगभग साफ है वहां। तो जो डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है वही लगभग सीटें जीती है। तो इसीलिए वहां भी कोई आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं बचता कांग्रेस पार्टी के पास। रही बात तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस की रही, आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, तेलंगाना के अलग राज्य बनाने के बाद आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के वापसी की संभावना बहुत ही कम है। और वैसे भी जो भी संभावना है उसमें कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ती ही रही है। अब तो केवल समय का इंतजार करना होगा जब कांग्रेस कब वहां पर पहले और दूसरे नंबर की ताकत बनती है। वर्तमान में वहां पर अगर हम देखें तो तेलुगु देशम जो चंद्रबाबू नायडू की है और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, ये दोनों नंबर 1 और 2 हैं। तो वहां भी बीजेपी से मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो फिर अब बचा तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस की बराबर की लड़ाई है। वहां अभी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस स्वाभाविक है। कर्नाटक में भी बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहां
की तुलना में बीजेपी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती है। तो कर्नाटक में एक संभावना है जहां पर कि कांग्रेस पार्टी अपना आधार मतलब सीटें बढ़ा सकती है। सीट तो लड़ तो आज भी रही है, सबके सब सीटों पे लड़ रही है। वहां पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के दौरान अपना प्रदर्शन सुधारने की चुनौती है और उसके लिए मुझे लगता है कि एस सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की जो जोड़ी है वो जोड़ी परफेक्ट है। यही जोड़ी अगर कांग्रेस को इससे बेहतर परिणाम दे सकती है तो इसी जोड़ी पर निर्भर करता है। कांग्रेस को इस जोड़ी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। तो अब अगर मैं देखूं तो लगभग दक्षिण भारत पूरा हो जाता है। अब आते हैं पश्चिम भारत में 3 राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो गुजरात का जहां तक सवाल है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो लोकल जो फैक्टर है, जिस प्रकार से एक जमाने में तेलुगु बिट्टा हुआ करता था, तो गुजरात का लाडला नरेंद्र मोदी या फिर नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह, तो गुजरात में अभी आने वाले लंबे समय तक कांग्रेस के लिए कोई बहुत अधिक स्कोप नहीं है। वैसे वहां कांग्रेस पार्टी 26 सीट पर लड़ती रही है, इसीलिए लड़ने के मामले में, सीटें लड़ने के मामले में, आधार विस्तार करने के मामले में गुजरात में कोई चुनौती नहीं है, चूंकि तीसरी ताकत अभी तक वहां कोई है नहीं। गोवा छोटा राज्य है लेकिन मुकाबला वहां भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी की लड़ाई होती है। एक सीट कांग्रेस और एक सीट बीजेपी जीतती रही है, कभी 2 सीट कांग्रेस, कभी 2 सीट बीजेपी। वहां मतलब बराबर की आमने सामने की लड़ाई है, कभी भी कांग्रेस भी 2 सीटें जीत सकती है। बचा महाराष्ट्र एक चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए। जब तक कांग्रेस पार्टी वहां, एक निर्विवाद सत्य है, कांग्रेस पार्टी का स्वाभाविक गठबंधन सहयोगी कौन है वहां पर? शरद पवार। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। इस बात को का एहसास कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा, आज करे या कल करे। क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ रहने से एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कांग्रेस पार्टी का, कि सीटें ही कर लड़ने को कम मिलती है। अगर 48 सीटें ही जो महाराष्ट्र में है उसमें जैसे पहले 28, 20, 26, 22 कांग्रेस और एनसीपी लड़ा करती थी, अगर वो स्थिति रहेगी तो आज की तुलना में बेहतर स्थिति होगी लोकसभा चुनाव में। आप याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, अगर कांग्रेस और एनसीपी लड़ी थी, कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतर था, लेकिन शिवसेना के साथ जब 24 में आ गई तो लड़ने को ही सीट नहीं मिली कांग्रेस को, तो जीतेगी कहां भाई? तो यह सवाल उठता है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव में आए तो फिर जो लोकसभा चुनाव का जो गेंद था वो गेंद भी खत्म हो गया शिवसेना उद्धव ठाकरे के कारण। क्योंकि उद्धव ठाकरे की एक मजबूरी है, एक सीमा तक ही वो सेकुलर पॉलिटिक्स कर सकते हैं, उसके बाद उनको हिंदुत्व पे जाना ही होता है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी, परस्पर विरोधी बयानबाजियां होती हैं, जिसे हम इंडिया अलायंस कह लीजिए या फिर एंटी बीजेपी फोर्सेज हैं, उनके अंदर जो परस्पर विरोधी बयान होता है उसका नुकसान कांग्रेस को होता है। तो आज न कल कांग्रेस को अगर महाराष्ट्र में सीटें की संख्या बढ़ानी है, लड़ने के लिए भी और जीतने के लिए भी, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से पल्ला झाड़ना पड़ेगा। नकारात्मक राजनीति से कांग्रेस का विस्तार नहीं होगा। बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस जब तक राजनीति करती रहेगी किसी भी राज्य में, तब तक कांग्रेस का अपना विस्तार नहीं होगा, यह बात निर्विवाद सत्य है। और तब तक जब तक कांग्रेस का अपना विस्तार नहीं होगा, अपनी ताकत नहीं बढ़ेगी, तब तक राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना मजबूत नहीं होगी। बन जाना तो किसी के भी भाग्य में होता है। आई.के. गुजराल भी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, चौधरी चरण सिंह भी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे 50-55 सांसदों के बल पर, चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन वो एक संजोग होता है, एक अकस्मात होता है, कुछ विशेष होता है, जिसके जो कि पारंपरिक जो कि पैटर्न नहीं होता। वो चीजें वास्तविकता के धरातल पर सिद्ध नहीं होती। ठीक है, तो चलिए पश्चिम भारत भी लगभग खत्म हुआ हमारा। अब आते हैं पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत में असम एक बड़ा राज्य है, उसके अलावा जो छोटे छोटे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, ऐसे राज्यों में एक एक सांसद, एक दो करके सीटें हैं। ठीक है, त्रिपुरा छोटा राज्य है लेकिन वहां पर भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का ही है। लगातार बीजेपी वहां 3 चुनाव से अच्छा करती आ रही है। तो सब शुरुआत करते हैं बंगाल और असम और उड़ीसा, ये 3 राज्य पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण राज्य हैं। ठीक है, उड़ीसा में दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है। पहले कांग्रेस को प्रयास करना होगा, वहां लड़ती भी है सभी सीटें, लेकिन कांग्रेस को वहां पर पहले दूसरी ताकत बनने का प्रयास करना होगा। कांग्रेस को सीख लेना होगा बीजेपी से, किस प्रकार से बीजेपी धीरे धीरे
तीसरी ताकत बनी, फिर दूसरी ताकत बनी, फिर एक नंबर की ताकत बन गई। तो सबसे पहले कांग्रेस को वहां पर नवीन पटनायक को रास्ते से हटाना होगा। आप याद कीजिए, जब बीजेपी वहां स्ट्रगल कर रही थी, जीरो से शुरुआत कर रही थी, बीजेपी के निशाने पर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी थी। क्योंकि बीजेपी किससे लड़ रही थी? बीजेपी लड़ रही थी वहां एक क्षेत्रीय दल से। क्षेत्रीय दल से जब मुकाबला कर रही थी तो बीजेपी को विकल्प किसका बनना था? एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का। अब बीजेपी का, कांग्रेस का मुकाबला वहां नवीन पटनायक की पार्टी से नहीं है। नवीन पटनायक अपने उम्र के इस दौर पे, पड़ाव पे हैं जहां पर कि लंबा राजनीतिक जीवन उनके पास नहीं है। आने वाले दिनों में नवीन पटनायक के बाद बीजेडी खत्म होने वाली है। तो जो बीजेडी खत्म होगी तो उसका स्पेस, जो पॉलिटिकल स्पेस है बीजेडी का, उस पर कांग्रेस को कब्जा करने पे प्रयास करना चाहिए। तो अब उसके लिए रणनीति बनाना है कांग्रेस को। वैसे कांग्रेस वहां 21 के 21 सीट पे लड़ती रही है। एक आध सीट सीपीएम के लिए कभी छोड़ती है, बात अलग होता है, लेकिन मोटे तौर पे लड़ती है। तो मुख्य रूप से पूर्वी भारत में बंगाल एक चुनौती है। और बंगाल में दिक्कत यह है कि कांग्रेस का जो आधार वोट हो सकता है, जो मुस्लिम मतदाताओं का वोट हो सकता है, वो आधार वोट 100% ममता बनर्जी के पास शिफ्ट कर चुका है। वो शिफ्टिंग तब तक बैक नहीं होगा जब तक कांग्रेस वहां पर साहस नहीं करेगी सभी के सभी 42 लोकसभा सीट लड़ने पर। वैसे भी जीरो है कांग्रेस, सीपीएम के साथ समझौता है। अब सीपीएम भी खत्म हो चुकी है। सीपीएम के जितने भी कैडर्स थे या तो बीजेपी में चले गए हैं या फिर टीएमसी में चले गए। सीपीएम के पास कुछ बचा नहीं है। तो कांग्रेस सीपीएम का मोह करके अगर बंगाल में यह उम्मीद करती है कि सीपीएम के बल पर, सीपीएम के सहयोग से कुछ सीटें निकाल लेगी, तो यह अनुभव कांग्रेस का लगातार 3 चुनाव से आप देख लीजिए, कहीं से भी फलदायी नहीं रहा, उल्टा नुकसान हुआ। तो इसीलिए वोट परसेंटेज बढ़ाने के मामले में भी और सीट निकालने के मामले में भी जब तक कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पे वहां चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस को यह चिंता छोड़ना होगा कि बीजेपी को क्या फायदा हो रहा है। कांग्रेस को यह सोचना होगा कि कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है। जब तक कांग्रेस पार्टी नकारात्मक रूप से बीजेपी को रोकने का प्रयास करती रहेगी, तब तक ना कांग्रेस बढ़ेगी और ना बीजेपी रुकेगी। ये लगभग, मैं बताऊं तो लगभग 20 वर्षों से अलग अलग राज्यों में ऐसा हो चुका है। कांग्रेस जहां जहां बीजेपी को रोकने का प्रयास करती रही, बीजेपी कहीं नहीं रुक पाई। लेकिन हर जगह कांग्रेस का आधार क्षेत्रीय दलों ने खा लिया। तो इसीलिए बंगाल में कांग्रेस, जो कि 26 में चुनाव है, 2026 में अगले वर्ष चुनाव है, इस वर्ष 2025 में सबसे पहला चुनाव अब बिहार में है। और बिहार के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बनाई गई रणनीति ही इस तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस शायद ये तय कर चुकी है कि 25 का बिहार विधानसभा चुनाव, 26 का बंगाल विधानसभा चुनाव, 27 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, ये 3 विधानसभा चुनाव, साथ में पंजाब का विधानसभा चुनाव। पंजाब में चूंकि मैंने इसलिए इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि पंजाब में अभी भी कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी है, अकाली दल 3 नंबर की पार्टी है और बीजेपी 4थे नंबर की पार्टी है। तो वहां आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। अगर कांग्रेस वहां भी किसी से तालमेल करने का प्रयास करेगी तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर जा सकती है। क्यों? इसलिए कि वहां पर कांग्रेस के समझौता अलायंस करने का मतलब होगा कि कांग्रेस अपना आधार खोएगी, आधा आधार खोएगी आम आदमी पार्टी से, दूसरा आधा आधार खोएगी बीजेपी से। क्यों खोएगी, इस बात का विशेष रूप से विश्लेषण हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे समझिए, कांग्रेस के साथ जो पंजाब में हिंदू समाज है, हिंदू जाति के मतदाता हैं, वो बीजेपी के, कांग्रेस अगर नहीं लड़ेगी चुनाव जिन सीटों पे, वहां वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगी, वहां वो अकाली दल को वोट नहीं देगी, बल्कि वो बीजेपी को वोट देगी। चूंकि ऐसे जो हिंदू मतदाता है वहां, वो क्षेत्रीय दल को नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल को वोट देना चाहते हैं। तो इसीलिए कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने का फायदा बीजेपी को होगा। तो इसीलिए बीजेपी का फायदा नहीं हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी को वहां पर, बीजेपी के पास वो वोटर नहीं है। क्योंकि होता ऐसा है कि जब कोई वो समूह, सामाजिक समूह एक बार किसी एक विशेष दल को छोड़कर उस दूसरे के साथ चला जाता है तो फिर दोबारा जल्दी वापस नहीं आता। बिहार का उदाहरण आपको मैं दूं, बिहार में जब बिहार का सवर्ण समाज
एक बार कांग्रेस को छोड़कर इसलिए चला गया कि कांग्रेस ने आरजेडी का समर्थन कर दिया, लालू यादव का समर्थन कर दिया, वो चला गया बीजेपी के पास, तो दोबारा लौटकर नहीं आया। कांग्रेस का सवर्ण वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ चला गया एक बार, इसलिए कि कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव का समर्थन कर दिया, दोबारा लौटकर नहीं आया। तो इस बात को कांग्रेस पार्टी शायद अब समझ रही है, इसीलिए राहुल गांधी इस बार बिहार में एकला चलो की रणनीति बना रहे हैं और उसके लिए उन्होंने अपने 4 पिलर को खूंटा गाड़ दिया है। पहला खूंटा कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और विधायक दल के नेता के रूप में शकील अहमद खान। और इसके सहारे ऐसा संकेत है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो वैसे भी बिहार के बारे में कहा जाता है कि जो सामाजिक समीकरण है वो एनडीए के पक्ष में है। इतना बड़ा सामाजिक समूह है, बीजेपी के पास लगभग 25% हिंदू वोट हैं, सवर्ण और हिंदू मिलाकर। जो हिंदू, मैं ये कह रहा हूं कि हर जाति में जो हिंदू वोटर के रूप में वोट डालने वाले लोग हैं, ऐसे लोग। नीतीश कुमार के पास 10 से 12% वोट, 14% वोट, तो 25, 10, 35%, 6% चिराग पासवान, 35, 6, 41%, ठीक है। और 5% मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा और जितन राम मांझी का, तो 45-46% वोट जब किसी गठबंधन के पास है तो उसका चुनाव हारना लगभग असंभव है। तो इसीलिए राहुल गांधी को ये चीजें दिख रही है। इसीलिए राहुल गांधी ये चाहते हैं कि इस बार बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए और भविष्य की राजनीति के लिए जो वोट कांग्रेस का बीजेपी में चला गया है, जो वोट कांग्रेस का आरजेडी में चला गया, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताया कांग्रेस का आधार वोट में सवर्ण समाज वो बीजेपी के पास चला गया, लेकिन मुसलमान चला गया है आरजेडी में, तो उसको वापस लाने का एक ही तरीका है कांग्रेस के पास कि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। दलित वोट बैंक कांग्रेस इस पर लगातार प्रयास कर रही है, पहले भी रहा है कांग्रेस का आधार वोट। उसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया और लगातार राहुल गांधी एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लेकर बिहार में अपनी राजनीति को परवान चढ़ाने पर व्यस्त हैं। तो ये स्पष्ट संकेत है कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी बिहार में एकला चलो 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने का फैसला कर चुकी है। और ये फैसला अभी भले ही कितना सीट में कन्वर्ट होगा कहना मुश्किल है, वैसे भी सरकार नहीं बन रही है महागठबंधन की, लेकिन कांग्रेस का विस्तार तो होगा। आरजेडी के पास जो वोट बैंक गया है, जो बीजेपी के पास वोटर्स गए हैं, वो वापस आएंगे और जब वापस आएंगे तो 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपना आधार गंवाया, सवर्ण वोटर गंवाया, बीजेपी के हाथ दलित गंवाया, बीएसपी के पास और जो अन्य मुस्लिम जातियां थी, मुसलमान समाज, वो चला गया समाजवादी के पास। पिछड़ा वर्ग वोटर वैसे भी कांग्रेस के पास कभी नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मतदाता प्रायः अगर हम 1947 से ही देखें तो वो समाजवादी माइंडसेट के रहे हैं और बीच बीच में वो जनसंघ को वोट देते रहे, बीजेपी को वोट देते रहे। बीजेपी से भी कल्याण सिंह जनसंघ के दिनों से ही पिछड़े वर्गों के बड़े नेता रहे, राम प्रकाश गुप्ता बड़े नेता रहे वहां। तो इसलिए वहां कांग्रेस के पास जो वोट था वो दलित, मुस्लिम और सवर्ण का। तो मुसलमान समाजवादी पार्टी के पास, बसपा के पास दलित वोट बैंक और सवर्ण वोट बैंक, बीजेपी के पास। तो जब तक कांग्रेस वहां 400 सीट पर नहीं लड़ेगी तब तक, इसलिए 27 का जो रोड मैप है कांग्रेस पार्टी का वो उत्तर प्रदेश का है विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने का। और अगर ऐसा हुआ तो 2029 में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के समक्ष एकमात्र विकल्प के रूप में होंगे और यही कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। इसी रणनीति पर कांग्रेस पार्टी शायद आगे बढ़ रही है। इसीलिए आप देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है और जनवरी से लेकर 18 जनवरी से लेकर मतलब 4 महीना लगभग हुआ है। 4 महीने में 4 बार आ चुके हैं और फिर इसी अगले सप्ताह राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जाकर नीतीश कुमार को सीधी चुनौती दे रहे हैं और जितनी बार आ रहे हैं ध्यान रखिए तेजस्वी यादव उनके साथ नहीं है। मतलब राहुल गांधी अपने साथ तेजस्वी यादव को नहीं रख रहे हैं। लालू परिवार के स्पष्ट विरोध के बावजूद
राहुल गांधी लगातार कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को, सबको अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। प्रसिद्ध दलित चिंतक प्रोफेसर रतन लाल राहुल गांधी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। जिग्नेश मेवानी को लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं बिहार में। स्पष्ट संकेत है, दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने का प्रयास है, सवर्ण को वापस बीजेपी से कांग्रेस में लाने का प्रयास है। अब यह प्रयास कितना सफल होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बना के रखिए। हम फिर किसी अन्य मुद्दे पर अन्य वीडियो में आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।